काम है बेटा चैप्टर नंबर 1 इसका नाम है सेट। सबसे पहली बात ये देखनी है एक सेट होता क्या है। तो सेट होता है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स या डेटा या डिजिट्स या इंफॉर्मेशन, ऐसा अरेंजमेंट जिसमें एक जैसी खसूसियात वाले नंबर या डाटा एक साथ आ जाए और कोई भी कॉमन चीज रिपीट ना हो। तो हम कहते हैं कि a set is a क्या collection of क्या distinct objects or digits और एलिमेंट्स और डाटा, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या लिखूं आखिर में, हैविंग सम कॉमन प्रॉपर्टी। ऐसे एलिमेंट्स जिनमें कोई ना कोई चीज मुश्तरक हो, कॉमन हो, सेम हो, उनको एक साथ अगर अरेंज कर दिया जाए, लिख दिया जाए और इस तरह से लिखा जाए कि कोई भी कॉमन एलिमेंट रिपीट ना हो। एक ही फाइंड डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, नो कॉमन एलिमेंट कैन रिपीट, ठीक है। और उसके बाद आप उस सारे अरेंजमेंट को विद इन कर्ली ब्रैकेट्स लिख दें। तो सच एन अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सेट। यानी कि लिखा किस तरह जाता है, सेट को हमेशा नाम दिया जाता है कैपिटल लेटर से और लिखा जाता है विद इन कर्ली ब्रैकेट्स और एलिमेंट्स के बीच में एवरी एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय अ कॉमा। ऐसे ही बिल्कुल। तो ये होता है हमारे पास सेट लिखने का तरीका। और ये सेट है और ये रिप्रेजेंट करता है किसको, ये रिप्रेजेंट करता है n ऑफ a का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a। सेट a के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसको na भी लिखा जाता है, कुछ लोग इसको oa भी लिखते हैं इस तरह से, ठीक है। फर्स्ट ईयर में इस तरह लिखा जाता है और मैट्रिक में इस तरह लिखा जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, ठीक है। तो ये होता है सेट या सेट की बेसिक डेफिनेशन। अच्छा, अब इसके बाद सेट की टाइप्स, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात की है तो इसके लिहाज से सेट की 3 टाइप्स मैं आपसे डिस्कस कर लूं फिलहाल। वो 3 टाइप्स क्या है, वो 3 टाइप्स ये है। सबसे पहले ये लिख रहा हूं मैं, नल या क्या भाई, एम्प्टी सेट। नल सेट या एम्प्टी सेट, ये क्या होता है, सेट विद नो एलिमेंट। इनफैक्ट जीरो नहीं कहना चाहिए कि जीरो एक खुद एक वैल्यू है जिसके एलिमेंट्स की तादाद जीरो, यूं कह लो, एलिमेंट उसके अंदर कोई ना हो, खाली सेट। तो ऐसा सेट क्या कहलाता है, ऐसा सेट कहलाता है नल सेट, इस तरह से। और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है फाई। ये जीरो बना के इस तरह से फाई, जैसे थीटा है ना, जिस तरह अल्फा बीटा गैमा है, उसी तरह ये फाई, ठीक है। अब कुछ लोग इसको यूं लिख देते हैं, ये नल सेट नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है, जो भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर जाएगा वो सेट का नाम नहीं होगा, वो सेट का एलिमेंट होगा। तो ये सेट तो खाली ना होगा ना, फिर इसका अंदर फाई एक एलिमेंट मौजूद है। अब वो फाई कैसे छोड़ दें आप, लेकिन इसके अंदर तो एलिमेंट मौजूद है। तो फाई लिखना है तो कर्ली ब्रैकेट के बगैर लिखें, और अगर कर्ली ब्रैकेट लगाने हैं तो खाली लिखें। नल सेट को अगर लिखना है तो या तो इस तरह से लिखें या फिर इस तरह से लिखें। और एक बात और बता दूं, जो आप लोग सब कह रहे थे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ नल सेट is equal to क्या, 0। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फाई is equal to 0, फाई इसका नाम, ठीक है। ये हो गया नल सेट। और इसी तरह एक होता है क्या भला, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब सेट विद फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वो सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स की तादाद फाइनाइट हो, वो सेट जो टर्मिनेटिंग हो, जो कहाँ पे खत्म हो रहा हो आपको पता है। तो ऐसा सेट क्या कहलाता है, ऐसा सेट कहलाता है फाइनाइट सेट, जिसके एलिमेंट्स की तादाद आप लोग गिन सके, मिसाल के तौर पे 1 2 3 एंड सो ऑन टिल 978। अब मुझे पता है बहुत सारे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मुझे ये तो पता है कहाँ खत्म हो रहा है। मुझे पता है कि यार 978 एलिमेंट्स है इसके अंदर, इसमें कोई मसला नहीं होगा, खत्म हो रहा है, टर्मिनेटिंग है, कहाँ शुरू हो रहा है, एंड लिमिट्स पता हो। वैसा सेट क्या कहलाता है, फाइनाइट।
और इसी के मुकाबले में क्या होता है, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन आप लोग खुद बना सकते हैं, क्या, सेट विद इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। वो सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इनफाइनाइट, वो क्या कहलाता है, इनफाइनाइट सेट। और इसकी एग्जांपल क्या होगी, 1 2 3 एंड सो ऑन। आगे कुछ ना लिखा हो, और आगे कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब कभी खत्म नहीं हो रहा, इट इज कंटिन्यूइंग सो ऑन टिल इंफिनिटी। इंफिनिटी तक जा रहा है, पता ही नहीं कहां खत्म हो रहा है। सच अ सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। अब आ जाते हैं हम लोग सेट को लिखने के तरीके पे, ठीक है। सेट को लिखने के हमारे पास कितने तरीके हैं, 3। पहला तरीका मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं कि मैं बात करूं मेथड्स ऑफ राइटिंग अ सेट। सेट को लिखने, किसी भी सेट को लिखने के आपके पास तरीके हैं। सबसे पहला तरीका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब वर्डिंग, वर्डिंग का मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेट इज गिवन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेट इज गिवन, ना सेट की वैल्यू बताई जाएगी, ना सेट का कोई मेंबर बताया जाएगा, सिर्फ डिस्क्राइब किया जाएगा वर्डिंग में कि सेट कैसा है, कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, किससे बड़ा किससे छोटा, ठीक है। उसके बाद दूसरी है नॉर्मल फॉर्म, या फिर इसको कहा जाता है कौन सी फॉर्म, कौन सी फॉर्म, ये नॉर्मल फॉर्म है। नॉर्मल फॉर्म का मतलब टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का मतलब जिसमें एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज गिवन, हर सेट का एलिमेंट लिखा जाए, सच अ फॉर्म इज कॉल्ड, कौन सी फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। ये टेबुलर फॉर्म है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा लगा के हर सेट लिख दिया जाए, यानी एवरी एलिमेंट इज सेपरेटेड बाय अ कॉमा, और हर एलिमेंट लिखा भी जाए, तो सच रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इज कॉल्ड नॉर्मल या टेबुलर। फिर उसके बाद आखिरी फॉर्म पर आता हूं, और आखिरी फॉर्म सेट बिल्डर नोटेशन या सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं इसको। सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन का मतलब क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म या सेट एक्सप्रेस्ड विद इन सिंबल्स, यानी कि मैं लिख देता हूं पहले सेट बिल्डर। अब इसको आप लोग फॉर्म बोले या आप इसको बोले क्या, नोटेशन, एक ही बात है। सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन क्या है बेटा, ये सर ये है किसी भी सेट की कौन सी फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म। यानी इफ अ सेट इज रिप्रेजेंट in terms of symbols, so such representation is called as set builder notation। अब सबसे पहले देखना होगा कि सिंबल्स कौन कौन से यूज होते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। सिंबल्स कौन कौन से यूज होते हैं, तो सबसे पहला सिंबल ये वर्टिकल लाइन जो 1 से बड़ी और आई नहीं है, ठीक है, 1 से बड़ी है और आई नहीं है। दूसरी ये वाला सिंबल जो बता चुका हूँ, सी बनाए, बीच में लाइन लगा दी, ई मत बनाइएगा। उसके बाद ये वाला सिंबल यूज होता है, ये वाला सिंबल यूज होता है, ये ए की तरह है, ये बी है, लेकिन इसका मतलब जाहिर वी नहीं है। उसके बाद ये वाले सिंबल्स तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। इन सारे सिंबल्स को जरा हम लोग डिफाइन कर लें। इस सिंबल का मतलब होता है क्या, सच दैट। इस सिंबल का मतलब होता है इज अ मेंबर ऑफ, या फिर बिल्कुल सही, इज अ मेंबर ऑफ भी कह सकते हैं, यानी डैश इज अ मेंबर ऑफ डैश ऑफ डैश सेट, जो भी सेट होगा। फिर उसके बाद इसका मतलब होता है बेटा एंड, ए से मिलता जुलता है, इसको याद रख लो, ये एंड। और इसका मतलब होता है और, क्या मतलब होता है इसका, अच्छा ये सिंबल तो आप लोग जानते हैं, लेस देन, ये सिंबल भी हम लोग जानते हैं क्योंकि हम लोगों ने ट्राई बॉटनी प्रॉपर्टी पढ़ी हुई। इसको बोलते हैं लेस देन एंड इक्वल टू। लेस देन एंड ग्रेटर देन नहीं हो सकता, लेस देन एंड इक्वल टू हो सकता है, ठीक है, यानी कम भी है और बराबर भी है। अच्छा इसका मतलब ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये वो सिंबल्स हैं, अच्छे सारे सिंबल्स आपको पहले से पता थे, बस ये दो सिंबल्स मिक्सअप हो जाते हैं, तो इसलिए मैं बता रहा था, और ज्यादातर बातें आपको पता है इसके बारे में। अच्छा सेट बिल्डर फॉर्म हम लिखते क्यों हैं और किस तरह, मतलब क्या जरूरत है सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने की। और अगर आपको याद हो कि किसी भी सेट बिल्डर फॉर्म में अचानक आ जाता था x सच दैट x या y सच दैट y,
कोई भी सिंबल आ जाता था और अचानक उसका फिर मतलब कोई अल्फाबेट आ जाता था। अब अल्फाबेट क्यों आ जाता था? क्योंकि हम लोग ये करते थे कि हम लोग लिखते थे लेट एक्स बी द मेंबर या एलिमेंट ऑफ आ सेट, या जिस सेट को आपने लिखना है द सेट, उसकी मेंबर, उसकी सारी वैल्यूज जो है उसको आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एक्स। अगर ऐसी बात है तो उसमें सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का तरीका देखिए। सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का तरीका ये बेटा कि हम लिखते हैं एक्स। अब सुनो मेरी बात गौर से, सेट बिल्डर फॉर्म आप सबको लिखनी आती होगी, मुझे पता है, लेकिन आप में से बहुत कम होंगे जिनको शायद ये पता हो कि हम लोग करते क्या एक्चुअली, मतलब इस सेट बिल्डर फॉर्म आती क्या है, क्यों आती है, कैसे आती है, रट्टा लगाया हुआ है वो एक अलग बात है, थोड़ी सी समझाने की कोशिश करूंगा। देखो सबसे पहले हमने करना ये कि हमने सेट पूरा लिखना भी है और उसका एलिमेंट कोई ना लिखना पड़े। सेट पूरा बताना भी है और एलिमेंट कोई ना लिखना पड़े। तो इसका तरीका क्या है? आप सपोज कर रहे हैं कि उसका एलिमेंट क्या है, एक्स या वाई या जेड, कोई भी सिंबल या अल्फाबेट, ठीक है। फिर अब अगर आपने सेट के एलिमेंट्स बताने हैं तो आपने इस एक्स को डिफाइन करना है। आपने किसको डिफाइन करना है? तो एक्स को डिफाइन कर देंगे तो जो जो एक्स की कंडीशन में पूरा उतरेगा, जो आप डिफाइन कर रहे हैं, वो ही इस सेट का मेंबर होगा। जो उन कंडीशन में पूरा नहीं उतरेगा वो सेट का मेंबर नहीं होगा। ठीक है, तो किस तरह से लिखते हैं? एक्स सच दैट, एक्स ऐसा है कि, यार मनोज आप पीछे क्यों मुड़ रहे हैं बार बार, क्या मसला है? एक्स ऐसा है कि एक्स बिलोंग्स टू, क्या लिखूं मैं आगे? नेम ऑफ द सेट। एक्स बिलोंग्स टू नेम ऑफ द सेट। एक्स ऐसा है कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या होल नंबर या इवन और प्राइम, नेचुरल, इंटीजर्स, रैशनल, इरैशनल, रियल। आगे उसका नाम लिखा होगा और इसके बाद एंड आगे क्या लिखी होगी बेटा? आगे लिखी होगी क्या? कंडीशन। कंडीशन का मतलब ये फॉर्मूला है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का फॉर्मूला है, मतलब एक जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ। और कंडीशन भी बता देता हूँ क्या है। कंडीशन दो तरह की हो सकती है। क्या? कि x छोटा है बड़े नंबर से और x बड़ा है छोटे नंबर से, यानी लोअर लिमिट और अपर किसके दरमियान है x। और इस तरह भी दिया जा सकता है कि L से बड़ा है और बराबर है और U से छोटा है और बराबर है। यानी मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ, यहाँ लिखा 2 इज लेस देन x और यहाँ लिखा 5, तो इसका क्या मतलब है कि x 2 से बड़ा, मतलब 2x से छोटा है यानी x 2 से बड़ा है, और x छोटा है किससे? 5 से। इसका क्या मतलब हुआ कि 2 से बड़ा और 5 से छोटा कौन कौन से नंबर है? 3 और 4। तो पता चल गया जो इस कंडीशन पे पूरा उतर रहा है वो 3 और 4 है। तो सेट के एलिमेंट्स कौन से आएंगे? 3 और 4। अब इसी तरीके से ये पता चल गई लिमिट्स। ये कौन सी लिमिट्स हैं? ये वो लिमिट्स हैं कि x किससे बड़ा है किससे छोटा है। ये लेकिन ये एक्सक्लूडेड लिमिट्स हैं। एक्सक्लूडेड का मतलब ये लिमिट्स खुद शामिल नहीं है। ये 2 और 5 शामिल नहीं था, ये 2 से बड़ा था और 2 से बड़ा था और 5 से छोटा, यानी बिटवीन। ये एक तरह से कहना चाहिए कि किसके लिए यूज होता है? बिटवीन एल एंड यू, बिटवीन 2 एंड 5, द नंबर्स बिटवीन 2 एंड 5। ठीक, यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अगर बिटवीन लिखा हुआ हो तो फिर हम सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल, बल्कि लेस देन के सिंबल यूज किया मैंने दोनों में। और अगर लिखा हो फ्रॉम टिल, यहां से लेकर यहां तक अगर लिखा हो तो फिर ये सिंबल यूज होगा। क्योंकि अब अगर मैं लेस देन एंड इक्वल टू लगा दूं तो इससे क्या होगा कि 2 और 5 के दरमियान के नंबर तो शामिल है, 2 से बड़ा 5 से छोटा, सही बात है, लेकिन अब ये 2 के बराबर भी, यानी 2 भी इसमें शामिल है, और ये 5 से छोटा तो है मगर ये 5 के, यानी 5 भी अब इसमें शामिल है। तो ये कौन सी लिमिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ये लिमिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सी वाली? इंक्लूडेड लिमिट्स। इंक्लूडेड लिमिट्स का मतलब क्या है? फ्रॉम और अप टिल या टिल, यहां से लेकर यहां तक, फ्रॉम टू या जो भी वर्ड यूज हो रहा है, यहां से यहां तक 2 से 5 तक, तो इसमें ये होगा 2 भी शामिल होगा और 5 भी शामिल होगा। ये एक जनरल एक तरह से फॉर्मूला है इसका। अब इस कंडीशन की जगह ये भी आ सकता है, इस कंडीशन की जगह ये भी आ सकता है। ये बात डिपेंड करती है इस बात पर कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या दी हुई है या सेट कौन सा है, तो आप उसी हिसाब से कंडीशन लगा दीजिए। क्या बात सबको समझ में आई? एल का मतलब एल फॉर लोअर लिमिट, U फॉर अपर लिमिट। L का मतलब छोटा नंबर, U का मतलब सबसे बड़ा नंबर सेट का। अब वो सबसे बड़ा और सबसे छोटा अगर सिर्फ वो खुद शामिल नहीं है तो सिर्फ लेस देन आएगा,
और अगर वो एल और यू यानी सबसे छोटा सबसे बड़ा शामिल भी है सेट में, तो फिर लेस देन इक्वल टू भी आएगा, लेस देन एंड इक्वल। ये तो जब हम करेंगे तो मजीद पता चलेगा हमें। अभी सिर्फ मैंने थोड़ा सा टाइम लगा दिया इसमें ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया दे दूं कि इसमें होता क्या है। ठीक है, अब वो काम जो हम लोग बार बार कर चुके, बहुत दफा कर चुके, और वो कौन सा काम है बेटा? तो जो बहुत नहीं, वो ऑपरेशंस तो बाद में, सम इम्पोर्टेंट सेट्स, कुछ जरूरी सेट जो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सबसे पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट डिनोट किया जाता है किससे? कैपिटल एन से, या सिंपल एन की डबल लाइन बना दे, जैसे रियल नंबर की डबल लाइन बनाता था यार। तो क्या होते हैं नेचुरल नंबर? आपको अच्छे तरीके से पता है, 1 2 3 एंड सो ऑन, फिर इंफिनिटी इनफाइनाइट सेट है, काउंटिंग कभी खत्म नहीं होती। फिर उसके बाद सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स बिल्कुल नेचुरल नंबर वाला सेट होता है, बस एक छोटा सा फर्क है, w से डिनोट किया जाता है, w की लाइन को इस तरह डबल कर दें, जीरो इसमें शामिल होता है, नेचुरल नंबर में जीरो शामिल नहीं होता। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स की बात मैं पहले करना चाहता हूँ। इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा? इंटीजर वो नंबर होते हैं जो, पहली बात तो ये कि z से डिनोट किए जाते हैं, और जब ये z से डिनोट किए जाते हैं तो इसमें डेसिमल वाले नंबर नहीं आते। और ये इंटीजर्स हमने पढ़े भी हुए हैं उसमें, वो जब मैं रियल नंबर की डेफिनेशन, रैशनल इरैशनल की डेफिनेशन पढ़ा रहा था। तो इंटीजर्स में सारे नंबर होते हैं विदाउट डेसिमल, और विदाउट डेसिमल जो है वो जीरो भी होता है, वो 1 भी होता है प्लस माइनस, वो प्लस माइनस 2 भी होता है, वो प्लस माइनस 3 भी होता है, एंड सो ऑन, बोलो होता है। और बिल्कुल इसी तरीके से इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है कि आपको तो पता है नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट, यार पहले असल में नेगेटिव नंबर होते हैं, यानी -3 -2 -1, फिर होता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन टिल। अगर सीक्वेंस से लिखना है तो इस तरह लिखिए, वरना अगर सिर्फ नंबर लिखने हैं। अच्छा, सेट में सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं होता बात में, सेट में सीक्वेंस इंपॉर्टेंट, बस सिर्फ इस बात का ख्याल रखा जाता है कॉमन एलिमेंट रिपीट ना हो, बाकी आगे पीछे हो जाए से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर। जहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है उसे बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, जहां ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है कि कौन पहले कौन बाद में, वो मैं बताऊंगा 1.4 एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज में। अभी फिलहाल इंटीजर सबको समझ में आया। अब जरा पॉजिटिव इंटीजर देखने में, इसकी सब हेडिंग नहीं बना रहा, आपको पता है z प्लस और z माइनस, इसको z डैश भी बोलते हैं लेकिन z प्लस सही है। z प्लस और z माइनस क्या होगा? ये होगा 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी जो नेचुरल नंबर होते हैं और जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो सेम होते हैं बाकी। सही कह रहे हो या गलत? और इसी तरीके से नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। जीरो इसमें नहीं होता क्योंकि जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। यहाँ लिख भी देना चाहो तो यार वैसे जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, भला क्या पॉजिटिव इंटीजर्स, और यहाँ लिख देना क्या भला नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब इसके बाद इंटीजर्स की बात हो गई। अब इंटीजर्स की ही मैं टाइप की बात करूंगा। इंटीजर की हमने दो तरह की टाइप अलग कर ली थी टू के टेबल के हिसाब से, जिसको हम कहते थे इवन और ऑड। कैसे कहते थे और क्या कहते थे? हम कहते थे इवन नंबर्स वो नंबर्स हैं जो टू के टेबल में आते हैं, और ऑड नंबर्स वो नंबर्स हैं जो टू के टेबल में। एक चीज अच्छी तरह ज़हन में रख कर ले, दूसरे को आ जाएगी। और याद रखना टू के अलावा किसी और टेबल की जरूरत नहीं है। तो क्या करें, क्या होते हैं इवन नंबर्स? नंबर्स मैं लिख भी रहा हूँ जी, नंबर्स डिविजिबल बाय 2, ठीक है, डिनोटेड बाय कैपिटल ई, या ई की लाइन इस तरह से बना दीजिए। क्या होते हैं जरा देखो, 0 प्लस माइनस 2। अच्छा, हम लोग क्या है, हम लोग डायरेक्ट शुरू करते हैं यार 2 से। वजह पता है उसकी क्या है? कि हम लोग सिर्फ पॉजिटिव इवन नंबर्स की बात कर रहे होते हैं। बेटा अगर -4 आ रहा है, अगर -4 आ रहा है तो क्या 2 से डिविजिबल नहीं है? आप कैलकुलेटर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या डेसिमल में आंसर मिलेगा? नहीं। इसका और अगर अपॉन में रखेंगे तो कैंसिल नहीं होगा? क्या होगा? तो हुआ ना, इवन हुआ या नहीं हुआ? तो फिर इसको क्यों नहीं बोलते? इसलिए क्योंकि हमारी बुक में वो जो यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट है ना, यूनिवर्सल सेट का, क्योंकि उसमें सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, इसलिए हम इवन भी हम हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। इवन हम जीरो भी कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि जीरो पॉजिटिव तो नहीं है, जीरो तो न्यूट्रल है। ऐसे ही बिल्कुल तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। याद रखना, अगर पूरे इवन नंबर की बात करनी है तो फिर वो बात करें जो मैंने लिखी। लेकिन अगर आपने पॉजिटिव इवन नंबर की बात करी तो मैं कर देता हूँ, कोई मसला थोड़ी है। तो फिर आप वो बात करें जिस बात के आप लोग आगे हैं, 2 4 6 8 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। एक एक नंबर का गैप दे देके लिखते जाए, मतलब
7 का गैप दिया 8 लिखा, 9 का गैप दिया 10 लिखा, आपको पता है अच्छे तरीके से, ठीक है। ये होते हैं इवन नंबर। अब इवन नंबर जिसको आते हैं यार, सही बात है, उसे ऑड नंबर्स में किसी भी किस्म का कोई मसला हो नहीं सकता। क्या लिखूं? नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2, भले वो किसी और से डिविजिबल हो या ना हो, 2 से रहेंगे। ओ बनाए या इस तरह का ओ बनाते हैं, आपकी मर्जी है। मुझे याद पड़ रहा है कि पहले भी मैंने लिखवाया, शायद आपको पता है, चैप्टर 2 में थोड़ा बहुत आइडिया दिया था वो, जब मैंने वो मिसलेनियस का क्वेश्चन और डिस्कस किया था चैप्टर 2 का, क्योंकि कौन सा सेट क्लोज होता है किसके लिहाज से। अच्छा, फिर था इसमें +-1, फिर था +-3, फिर +-5, 7, 9 वगैरह वगैरह। क्या ये बात समझ, और सो ऑन टिल इंफिनिटी ऑब्वियसली, क्या ये बात भी समझ में आती है? देखो आती तो है आपको बात, अब मैं रीजन के साथ आपको दोबारा ये बातें लिखवा रहा हूँ ताकि बातें आपको कभी भूलें नहीं। आपको रीजन बताओ सब चीजों का, आती है सारी चीजें आपको, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। आती तो सारी प्रॉपर्टीज भी थी यार, सब आता था प्रॉपर्टीज, फिर भी एमसीक्यू गलत करते हैं। अच्छा जी, तो ऑड नंबर्स हमारे पास मौजूद हैं, आ गए ऑड नंबर्स। अब आते हैं प्राइम नंबर्स पे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ज्यादातर लोग इसकी डेफिनेशन, चलो डेफिनेशन को छोड़ दो ना, प्राइम नंबर का सेट लिखो, कैपिटल पी या पी की लाइन को इस तरह डबल कर दीजिए। जी जी, क्या होते हैं प्राइम नंबर्स? 1, बस ये मसला है, बहुत सारे लोग बोलते हैं 1 is not a prime number, it should be very clear। प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से। अच्छा, मसला पता है क्या, हम लोगों ने डेफिनेशन जो बचपन में सुनी हुई है वो ये कि, सुनी हुई है, पढ़ी भी नहीं है। अगर पढ़ी हुई है तो बुक ला के दिखा दो जिस पे डेफिनेशन लिखी है, क्योंकि डेफिनेशन गलत है जो सुनी हुई है, कि वो नंबर्स जो अपने अलावा कहीं से किसी से डिवाइड नहीं होते, नंबर्स दैट आर ओनली डिविजिबल बाय देमसेल्व्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर। ऐसा सुना है, पढ़ा दिया, ये लिखा हो देखा तो बता देना मुझे, मैं भी देखूंगा। तो प्राइम नंबर्स बेटा वो नंबर्स होते हैं, जरा सही डेफिनेशन पढ़ाओ ना आपको, फैक्टराइजेशन भी आप लोग पढ़ चुके हो। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स का सेट बनाए तो उसके अंदर कितने एलिमेंट आए? 2। एक एलिमेंट आए, उनके फैक्टर्स का जो सेट बने वो कितने हो? 2। एक वो खुद और दूसरा 1, एक वो खुद और दूसरा 1। इज दैट क्लियर? अब आ जाओ 1। जब मैं पहले लिख लेता हूँ उसको कि प्राइम नंबर्स, यार मेरा ख्याल है कि अगर बड़ी हंसी आ रही है या मतलब क्या है अब्दुल रहमान, क्या आप मास्क ऊपर करके ना बैठा करें मेरी क्लास में, मास्क नीचे करें, बाकी आगे अल्लाह मालिक है, लेकिन मास्क आप नीचे करें। अच्छा, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं नंबर्स विद कितने फैक्टर्स? 2 फैक्टर्स, या ओनली 2 फैक्टर्स होना चाहिए था, मैं भूल गया और लिखना आपको, ठीक है। नंबर्स विद 2 फैक्टर्स ओनली, एक 1 that are 1 and itself, ठीक है। ये ब्रैकेट में लिख लेना, इंतहाई गलत अंग्रेजी, ठीक है, लेकिन बस ये कि आपको याद हो जाए। अच्छा, अब 1 इस कैटेगरी में आता है, उसकी वजह है, देखो 1 के आप लोग बोलेंगे सर 1 into 1, बोलूँगा क्यों 1 into 1 क्यों बोल रहे हो, ज़्यादा 1 बोलो ना, क्योंकि 1 को 100 दफ़ा या 1000 दफ़ा लिख दो, 1 into 1 हमेशा 1 रहता है। अच्छा ठीक है, अब 1 के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, सारे के सारे 1 होते हैं। अब जरा इसका सेट बनाओ, अब इसका सेट तो बनाओ सर, इसका सेट, फैक्टर्स का सेट, कितना फैक्टर आ रहा है, क्योंकि सेट में तो कॉमन एलिमेंट रिपीट नहीं होता, तो जो फैक्टर्स थे वो बहुत सारे थे, ठीक है, मुझे भी कोई एतराज नहीं है बहुत सारे, लेकिन जब मैं इन फैक्टर्स का सेट बनाऊंगा या तादाद में गिनूंगा तो मैं एक ही 1 को तो नहीं गिनूंगा ना बार बार, सेट में जब लिखूंगा तो कॉमन एलिमेंट तो रिपीट नहीं होता। अब बताओ इसके सेट बना जब फैक्टर्स का, तो उसमें एलिमेंट्स 2 आए क्या? नहीं, तो 1 बेशक अपने आप से डिवाइड होता है, बेशक, और किसी से डिवाइड डिविजिबल नहीं है। 2 से डिविजिबल करो पॉइंट पे आंसर आता है, 3 से डिविजिबल करो पॉइंट, तो बिल्कुल ही किसी और से डिविजिबल नहीं होता। लेकिन क्या इसके फैक्टर्स की तादाद 2 है? नहीं, इसकी फैक्टर्स की तादाद, क्योंकि अभी अपने आप से भी डिवाइड हो रहा है अगर, तो ये 1 मतलब ये खुद ही 1 है, और इसका फैक्टर अपने आप वाला भी 1 है और दूसरा वाला भी 1 ही है, खुद भी 1 ही है, तो दोनों फैक्टर्स के सेम बन रहे हैं, तो गिनती में वो सिर्फ एक शुमार होगा। तो इस वजह से यहाँ पे फैक्टर्स की तादाद 2 नहीं आ रही, लिहाजा 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। ये बात वर्थ नोटिंग है यहाँ पे, तो मैं इसका नोट बना के लिख देता हूँ बकायदा, क्या भला
if 1 is not a prime number। और मैंने इसका रीजन भी बता दिया, तो होपफुली ये बात याद रहेगी। क्या ख्याल है? ठीक है, चलो प्राइम नंबर्स लिखते हैं। 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 है, 7 9 10 नहीं है, 11 है, 13 है, 14 15 16 नहीं है, 17 है, 19 है, 20 21 22 नहीं है, 23, फिर उसके बाद 24 25 26 नहीं है, 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, 29 है, फिर आगे चले अगर 30 नहीं है, 31 32 तो 4 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, 32 नहीं हो सकता, 31 32 नहीं हो सकता, 33 भी नहीं हो सकता, 3 के टेबल में आता है, 11 के टेबल में भी आता है, फिर 34 35 36 37 और इस तरह करते करते आप लोग एक एक नंबर। अच्छा यहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं है बाय द वे, यहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं है क्योंकि आपको हर नंबर चेक करना पड़ेगा, यानी कोई भी नंबर आपके पास आएगा तो आपको चेक करना पड़ेगा यानी किसी और से डिविजिबल है या नहीं। तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स। 1 नहीं होता बस, इसलिए मैंने ज्यादा लिख दिया इसलिए क्योंकि इसमें कोई सीक्वेंस नहीं चल रहा, कोई बराबर बराबर गैप नहीं चल रहा इसमें, इन दोनों में कोई भी गैप नहीं है। फिर अचानक 1 नंबर का गैप आया, फिर गैप आया, फिर अचानक 4 नंबर का 3 नंबर का गैप आ गया, तो कोई सीक्वेंस कोई ट्रेंड नहीं चल रहा है यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे वाली डेफिनेशन चल रही है। अगर सेट बिल्डर नोटेशन में लिखूं तो क्या लिखूंगा कि x such that x is divisible by x, x is divisible by x और फिर और लिखकर लिखूंगा और divisible by 1, x is divisible by x और x is divisible by 1। कंडीशन लिखनी है ना, वो वर्डिंग में लिखनी पड़ेगी, क्या करूं? ठीक है, तो ये हो गई बात हमारी किसकी? प्राइम नंबर्स की। इसके अलावा जो 3 सेट और हैं वो मैं आपको चैप्टर 2 में बता चुका हूँ। कौन कौन से? रैशनल, इरैशनल और फिर उन दोनों से मिलकर बना था रियल। तो ये मेरा ख्याल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी दोबारा लिख लेते हैं। रैशनल नंबर का सेट जिसको डिनोट किया जाता था कैपिटल, नहीं वो तो रियल नंबर था, कैपिटल क्यू। तो क्या होता था बेटा? अब याद रखो, रैशनल नंबर का सेट कोई उस वक्त भी बताया था, लिख नहीं सकता कोई, शुरू कहां से हो रहा है पता ही नहीं चलेगा किसी को। तो इस तरह से लिखा करते थे पुरानी क्लासेस में कि x ऐसा है कि x बराबर है a अपॉन b के, और जहां पर a और b का ताल्लुक किससे हो? एंड a एंड b बिलोंग्स टू क्या? इंटीजर्स। यानी हर वो नंबर जो दो इंटीजर का रेशो हो, रेशो से निकला क्या? रैशनल। और इसके साथ ये तो पुरानी डेफिनेशन थी, नई डेफिनेशन भी थी, और वो नई डेफिनेशन क्या थी? नई डेफिनेशन थी कि टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग क्या? डेसिमल नंबर्स आर रैशनल। बताया था उसको क्या? नहीं, दोबारा लिख लेना, और अगर किसी को समझ ना आए नीचे क्या लिखा है तो चैप्टर 2 देख लेना, ठीक है? उसको मैंने मेरा ख्याल है 2 क्लासेस लगा दी थी इस बात पे। अब इसके बाद इरैशनल यार आप लोग खुद लिख सकते हैं। इरैशनल का मतलब व्हिच इज नॉट अ रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स, यानी या तो दोनों ही इंटीजर ना हो, या फिर एक इंटीजर हो तो दूसरा इंटीजर ना हो। तो ये बात है इसमें कि x ऐसा क्यू डैश से डिनोट किया जाता है, x ऐसा होगा कि x बराबर होगा a अपॉन b के, और फिर क्या होगा? या तो a का ताल्लुक b इंटीजर से ना हो, या फिर b का ताल्लुक इंटीजर से ना, बिलोंग्स टू और काट दिया यानी नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है? या तो a का ताल्लुक इंटीजर से ना हो, या b का ताल्लुक, या दोनों का ताल्लुक इंटीजर से ना हो, ठीक है? कोई और इसलिए लिखा है कि दोनों में कोई एक भी नॉन इंटीजर हो सकता है और दोनों भी नॉन इंटीजर हो सकते हैं, और इसलिए लगाया बीच में। एंड लगा देता ना तो दोनों का नॉन इंटीजर होना जरूरी होता, एंड उर्दू वाला, और कि ये भी हो और ऐसा भी हो, दोनों का होना जरूरी है। और का मतलब दोनों से एक भी कंडीशन पूरी हो जाए तो इसका मेंबर होगा। एंड का मतलब दोनों कंडीशंस का होना जरूरी है। क्या समझ में आया आपको? ठीक है। और रियल नंबर तो खैर आपको पता ही है, रियल नंबर का सेट क्या होता है बेटा? रियल नंबर हर वो सेट है, हर वो नंबर है जिसकी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। लिखा तो मैं r से डिनोट किया जाता है, r की लाइन को इस तरह से डबल कर दो और इसका आंसर है ये। चाहे अच्छा इसकी एक और बात भी तो थी भला, क्या? नॉन टर्मिनेटिंग और क्या था? नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। याद है हमें? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर कॉल्ड इरैशनल नंबर्स। जबकि रियल नंबर्स में क्या होता है?
सारे रैशनल, सारे इरैशनल, सारे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग नंबर, हर वो नंबर जो बहुत बड़ा बहुत छोटा जैसा भी हो, कम से कम उसका आंसर आ वो क्या कहलाता है, रियल कहलाता है। तो सारे इंपॉर्टेंट सेट्स मैंने आज आपको लिखवा दी, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया सेट को लिखने के तरीके में, सेट की वो टाइप्स जो आप लोगों ने बार बार पढ़ी है। इंपॉर्टेंट बात क्या थी, मैंने सेट बिल्डर नोटेशन में थोड़ा सा टाइम लगाया और प्राइम नंबर की डेफिनेशन से थोड़ा टाइम लगाया, ऐसे ही बिल्कुल। अब अगली क्लास में हम लोग सेट की टाइप्स को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम अगली क्लास इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे बोर्ड पे जगह नहीं है, वरना मैं करता हूँ और डिस्कस इसे, क्योंकि वैसी थ्योरी है। और दूसरी बात ये कि अगली जो क्लास में डिस्कस करना है बेटा वो 3 बातें, सबसेट, फिर सबसेट की टाइप, प्रॉपर और फिर दूसरा पावर सेट, पावर सेट नहीं, सबसेट के बाद सुपर सेट, और फिर सबसेट सुपर सेट, और फिर आखिर में पावर सेट। ठीक है, जो सबसेट से ऊपर है। तो ये बात करनी है अगली क्लास में। ठीक है, कॉपी कीजिए।